Good evening, students. How is going? I think you are doing great. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पुनः एक पोएट्री सेक्शन का पोइम जो है डील करने जा रहे हैं, जिस पोइम का नाम है आपका द सोल्जर। और इस पोइम को हम लोग बारीकी ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। लाइन बाय लाइन जो है हम हिंदी एक्सप्लेन करेंगे और आई होप कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं जनरेट होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं रूपर्ट ब्रूक का जो है एक खूबसूरत कंपोजिशन जिसका नाम है द सोल्जर। तो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, नाउ द पोएम नेम इज़ द सोल्जर, जिसका हिंदी अर्थ आप जान ही रहे हैं सैनिक होता है। और ये कंपोजिशन जो लिखे हैं, यानी जो रचनाकार हैं, उनका नाम है आपका रूपर्ट ब्रूक। ये इंग्लैंड के पोएट थे और ये सोल्जर भी थे। नेवी डिपार्टमेंट में जो है ये काम करते थे और एक पैट्रियोटिक जो है सोल्जर थे। देश की भावना, देश की सेवा करने की भावना इनके हृदय में कूट कूट के भरा हुआ था। और वो बंदा जो थे वो थे आपका रूपर्ट ब्रूक। तो चलिए जो है इनका बायोग्राफी के बारे में हम लोग कुछ जो है देखते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले रूपर्ट ब्रूक, जिनका जन्म जो है आपका 1887 में हुआ था। 1887 में जो है इनका जन्म हुआ था और 1915 में जो है इनका इंतकाल हो गया था। मैंने कहा कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म जो 1887 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1915 में हुआ था। याद रखेंगे। अब आगे थोड़ा बढ़ा जाए कि रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। लिखा है कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म जो है एक वेल टू डू एकेडमिक फैमिली में। एकेडमिक फैमिली का मतलब जो होता है जो वेल एडुकेटेड होते हैं, जो काफ़ी पढ़े लिखे परिवार होते हैं, उसमें इनका जो है जन्म हुआ। ठीक है। हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर। उनके पिताश्री क्या थे गाइस? तो हिज फादर वॉज ए हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। उनके पिताश्री जो थे वो एक हाउस मास्टर थे, इंचार्ज थे, है ना। किस स्कूल के इंचार्ज थे? तो उस स्कूल का नाम था रग्बी स्कूल। वह रूपर्ट ब्रूक वॉज एजुकेटेड, जहाँ पर रूपर्ट ब्रूक जो है यानी रूपर्ट ब्रूक को शिक्षा दी गई, यानी वो पढ़े लिखे। बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, यानी कैम्ब्रिज का जो किंग्स कॉलेज है, इट्स अ वेरी फेमस कॉलेज गाइज। इसमें अपना दाखिला लेने के पूर्व जो है अपने को वो एडुकेटेड किए, है ना, रग्बी स्कूल में, जिस स्कूल के उनके पिताश्री जो है हाउस मास्टर थे। क्लियर है? चलिए, W.B. यीट ये एक पोइट का नाम है। द फेमस पोइट डिस्क्राइब, एक अत्यंत ही जो है फेमस पोइट डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, उनके बारे में बखान करते हैं, है ना, एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड के जो है वो सबसे खूबसूरत व्यक्ति था। किनके बारे में? ये माफ़ करेंगे, W.B. यीट ने कहा ये रूपर्ट ब्रूक के बारे में कि ये जो है उस समय इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत जो है ना, वो व्यक्ति था। आगे पढ़ते हैं कि he assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. लिखा है he assumed, उन्होंने ग्रहण किया a symbolic role, एक प्रतीकात्मक जो है अभिनय, that eventually मीन्स होता है बाद में,
या धीरे धीरे, टर्न इनटू बदल गया, द मीथ ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर, एक जबरदस्त जो है ना, वॉरियर के तौर पे, वॉरियर मीन्स होता है योद्धा के तौर पे जो है वो प्रचलित हो गए। ठीक है, ही डैड ऑफ सेप्टिसिमिया, माफ करेंगे, सेप्टिसिमिया, ही डैड ऑफ सेप्टिसिमिया ऑफ अ यंग, माफ करेंगे, ऑन अप्रैल 23, 1950। सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं, ही डैड ऑफ सेप्टिसिमिया, उनकी मौत जो है किस कारण हुआ, तो एक बीमारी है सेप्टिसिमिया, ये दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेप्सिस, ये ब्लड पॉइजनिंग होता है, खून की खराबी से, है ना, ब्लड पॉइजनिंग हो गया था उनको, खून की खराबी हो गई थी, ब्लड में पॉइजन चला गया था और उनसे उनकी जो है मौत हो गई। और कब हुई, तो 23 अप्रैल 1915 को हुआ। और मौत का कारण मैं बता दूं कि जो मिशन में गए थे, शायद टर्की का वो मिशन था, है ना, उसमें उनको एक इंसेक्ट जो है इंजेक्ट कर लिया था, बाइट कर लिया था, है ना, इंसेक्ट मतलब कीड़ा काट लिया था, जिसके कारण उनके ब्लड में जो है पॉइजन भर गया, है ना, और उसके कारण जो इनकी मौत हो गई। द आइलैंड ऑफ लैमनश, आइलैंड मीन्स होता है टापू, इन द थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, द आइलैंड ऑफ लैमनश इन एजियन ऑन हिज वे टू अ बैटल एट, है ना, गोबीपोली। कहता है कि उनकी मौत जो है वो लैमनस जो है आइलैंड में हुई थी, टापू में हुई थी, इन द एजियन ऑन द वे, ये एजियन में पड़ता है, ये लैमनस जो एजियन में पड़ता है, ऑन द वे टू अ बैटल, उस रास्ते में ही मौत हो गई, उस युद्ध के दौरान, युद्ध की जो मतलब वो मिशन के लिए गए थे, एट गोबीपोली। और ये युद्ध उनको कहाँ लड़ना था, ये गोबीपोली में, यानी ये तुर्की में लड़ना था। ब्रुक इज रिमेंबर्ड, ब्रुक को जो है रिमेंबर्ड किया जाता है, याद किया जाता है, एज अ वार पोएट, एक वार पोएट के जो है तौर पे उनको लोग जानते हैं, याद करते हैं। हु इंस्पायर्ड पैट्रियटिज्म, है ना, इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिन्होंने इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया, है ना, जिन्होंने प्रेरित किया लोगों के दिल में। अब वो कब है, फर्स्ट वार, जो पहला फेज था फर्स्ट वार, है ना, उसमें लोगों को जो है उनके हृदय में जो है पैट्रियटिज्म जो है, देशभक्ति जो है ना, देशभक्त की भावना जो है उन्होंने जो है ना डाल दिया, प्रेरित कर दिया। ठीक है, और ये कब है आपका, है ना, अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उससे भी पहले अर्ली। हिज रेपुटेशन चीफली रेस्ड ऑन 5 वार सोनेट, कहता है कि उनका जो ख्याति थी, है ना, रेस्ड ऑन द 5 वार सोनेट ऑफ विच, कहता है कि इन्होंने जो है उस दौरान जो है 5 सोनेट को लिखा था। सोनेट क्या होता है गाइस, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय सोनेट। सोनेट होता है ये 14 लाइन की कविता होती है। ठीक है, ये जो सोनेट होता है, थोड़ा पहले साफ कर लें, ये जो सोनेट होती है गाइस, ये 14 लाइन की कविता होती है। ठीक है, यानी द सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम एंड दैट इज टेकन फ्रॉम द इटालियन सोनेटो। मैं आपको बता दूं कि ये जो सोनेट की उत्पत्ति हुई एक इटालियन वर्ड है, और वो किससे जो है इसको जो है डिराइव किया गया है, तो वो सोनेटो से किया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग, एक छोटा गीत। ठीक है, तो सोनेटो से जो है इसको जो है डेवलप किया गया। सोनेटो एक इटालियन जो है वर्ड है, ठीक है, और उसे डेवलप करके सोनेट लिया। सोनेट जो है वो 14 लाइन का पोएम होता है। ठीक है, इसके 2 विंग्स होते हैं, 2 फेज होते हैं।
यानी द सोनेट इज स्प्लिट इन 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में इसको जो है तोड़ा गया है। बाद में हम लोग जब देखेंगे तो वहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल सुन लीजिए कि पहला जो सोनेट का जो स्टैंजा होता है उसमें 8 लाइन दिया रहता है, और 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं, और नीचे 6 लाइन दिया रहता है उसको सेस्टेट कहते हैं। ठीक है, 8 लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है, नीचे जो 6 लाइन है उसको हम लोग सेस्टेट करते हैं। तो 8 6 14 हो गया, और ये 14 लाइन मिलकर बना आपका सोनेट। आगे चलेंगे इस आगे है द सोल्जर इज अनडाउटेडली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड। कहता है जो सोल्जर है, ये जो शीर्षक है, इज अनडाउटेडली, बेशक, द बेस्ट सबसे उत्तम है, एंड द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड, और सबसे जबरदस्त संकलन है, संग्रह है। ठीक है, एंथोलॉजाइज्ड का मतलब होता है संकलन करना। ठीक है, चलिए हम लोग अब थोड़ा पोएम की ओर चलें। चलिए, द सोल्जर, जैसा कि हमने आपको कहा कि ये एक मीथ है, एक काल्पनिक जो है, ठीक है, पोएम है, दैट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक, एंड ही वाज हिमसेल्फ अ सोल्जर in England, and he has a plethoric patriotism feeling in his heart, and he tried to explain these all things by dint of his excellent poem. The name is The Soldier. एक ज़बरदस्त पेशकश किसी सोल्जर के दिल में एक देश के प्रति क्या भावना होती है, एक मातृभूमि के प्रति क्या उनका फीलिंग होता है। तो ये रूपर्ट ब्रूक ने जो है इस फीलिंग को एक कविता के माध्यम से जो है आपको बताना चाह रहा है, और आई होप कि इनका पोएम आप एंजॉय करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पोएम का नाम आपका द सोल्जर है। अब हम लोग लाइन बाय लाइन पे ध्यान दें कि रूपर्ट ब्रूक किस प्रकार शब्द से खेल रहे हैं। लिखा है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। ये एक हाइपोथेटिकल जो है सेंटेंस है। लिखा, अगर मैं मर जाऊं, इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, अगर मैं मर गया, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, सिर्फ मेरे बारे में इतना ही सोचना, दैट देर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। कहता है, जब मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना, दैट देर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कि जिस फॉरेन फील्ड पर मैं युद्ध करते करते मर जाऊं, वीरगति को प्राप्त कर लूं, उस देश की जो धरती होगी, सम कॉर्नर ऑफ, सम, उस धरती का जो भी हिस्सा होगा, उस सदा के लिए इंग्लैंड का जो है एक अटूट अंग बन जाएगी। क्या लॉजिक है इसके पीछे का? अगर मान लीजिए कोई भी सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं किसी देश में, तो लिटरली ऐसा होता है कि एक फॉरेन की पॉलिसी है कि उस डेड बॉडी को, ठीक है, वहीं पर जो है उसको बरीड कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो लॉजिक जो है, जो रूपर्ट ब्रूक का है, कि अगर मैं किसी विदेश के धरती पर मरूं, देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, तो उस धरती, उस विदेश की जो धरती होगी जहां मुझे दफनाया जाएगा, वो सदैव जो है
वो इंग्लैंड का एक अटूट अंग बन जाएगा। मान लीजिए कि इट्स अ पीस ऑफ लैंड और यहाँ पर जो है रूपर्ट ब्रूक को दफनाया गया, तो ये लैंड जो है वो सदैव जो है ना, वो इंग्लैंड की कहलाएगी। इट इज़ मतलब कि एक क्लैंडस्टाइन जो है वे से कहा जाए कि इसकी मतलब विदाउट एनी रजिस्ट्री जो है वो इंग्लैंड की हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर वो मरेंगे उस ज़मीन को वहाँ की सरकार तो बेच नहीं सकती है, तो वो सदैव जो है वो इंग्लैंड की हो जाएगी। एक फीलिंग है गाइस, इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कैंसल्ड, लिखा है इन दैट रिचर, जिस एक परिपूर्ण धरती पर, अ रिचर डस्ट कैंसल्ड, कि जहाँ पर एक रिचर डस्ट का मतलब होता है, यहाँ डस्ट का दो अर्थ होता है, एक डस्ट तो धूल होता है और एक डस्ट का मतलब होता है बॉडी। और कैंसल्ड जो होता है जिसको आप कहते हैं वो होता है छुपा हुआ, ढका हुआ। कहता है उस है ना रिच अर्थ पर एक अमूल्य जो है ना बॉडी को जो है ना क्या कर होगा, ढक के रखा जाएगा, है ना, यानी वहाँ पर विराजमान रहेंगे। वो अपने बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। द डस्ट होम इंग्लैंड बोर, और वो डस्ट, वो बॉडी जिन्होंने, जिस बॉडी को जो है इंग्लैंड ने जन्म दिया है, बियर का बोर है, सेव्ड आकार दिया है, मेड अवेयर और उसको जागृति पैदा की है, जागरूक की है, ठीक है। गिव वन हर फ्लावर ऑफ लव, जिन्होंने दिया है अपना, है ना, प्यार रूपी जो है फूलों को, हर वे टू रोम, और अपना रास्ता जो है घूमने के लिए। ये सारा इंग्लैंड के बारे में बोल रहा है। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, कहता है ये बॉडी जो कि आज मैं सांस ले रहा हूँ, जो धड़कन मेरे दिल में धड़क रहा है, वो ब्रीदिंग मैं इंग्लैंड के एयर से जो है ना, फला फूला हूँ, वहाँ का ले रहा हूँ। ये एक मतलब एक देशभक्त की जो है भावना है कि किस प्रकार वो 100% समर्पित है अपने देश के लिए, इंग्लैंड के लिए, है ना। ये सारा जो है ना, अपने शब्द में जो है वो बयां किए। वो अपने कवि का बेसिकली एक मतलब कि एटीट्यूड होता है कि उस शब्द के साथ खेलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और एक लाइन यहाँ पर होगा गाइस 8। इस लाइन को भी अगर हम इंक्लूड कर लें, ठीक है, और रेस्ट आपका 7। तो मैंने बोला कि जो सोनेट होता है बेसिकली, तो प्रारंभ का जो 8 लाइंस होता है, यानी इसका स्टैंजा का 8 लाइन जो होता है, जैसे ये 8 लाइन हुआ, नीचे 1 है, यहाँ 7 है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं। ये 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं, ठीक है। और फिर जो हम लोग को 6 लाइन और मिलेगा उसको हम लोग सेस्टेट कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जिन्होंने फूल दिया है, प्यार रूपी जो है पुष्प दिया है, घूमने के लिए रास्ता दिया है, सांस लेने के लिए हवा दी है, बॉडी को तंदुरुस्ती के लिए, है ना, ऊर्जा भरने के लिए, यहाँ तक हो गया हम लोग का। आगे है कि वास्ट बाय द रिवर्स, जो कि शरीर को धोने के लिए, वॉश करने के लिए, ऊर्जा भरने के लिए, है ना, नदी दी है। ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, और आशीर्वाद स्वरूप ऊर्जा दी है वहाँ के सूर्य ने। एक देखिए, ब्लेस्ड का मतलब तो पूज्य और पवित्र होता है, तो सन जो है अपना प्रकाश जो है दी है उस शरीर को फौलाद जो है बनाने के लिए, है ना। ये सारा जो है किसने दी है?
तो उनकी मातृभूमि, रूपर्ट ब्रूक की मातृभूमि इंग्लैंड ने दी है। एंड थिंक, और सोचो, जरूर ये सोचना, अपने पाठकों को बोल रहे हैं, दिस हार्ट ऑल एविल सेड अवे। कहता है कि इस हार्ट में, इस दिल में, ऑल एविल, जितने भी शैतानियत हैवानियत है, वो सेड अवे, वो सारा क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। सब पाप से मैं मुक्त हो जाऊंगा। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नॉलेज। और देखिए, पल्स का मतलब तो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन मतलब धड़कन। कहता है और वो धड़कने इन द इटर्नल माइंड। इटर्नल का मतलब क्या होता है गाइस? इटर्नल होता अविनाशी। जिस माइंड का कभी विनाश ना हो, उसकी धड़कन, है ना, नो लेस, वो कभी भी ऐसी जो है अपवित्रता उस हृदय में नहीं आएगी, वैसी हवानियत जो है उस दिल में नहीं आएगी, हृदय में नहीं आएगी, है ना। और सदैव मैं अपने मातृभूमि इंग्लैंड के लिए नौछावर रहूँगा। हर साइट्स एंड साउंड। कहता है कि हर साइड, जिसकी दृष्टि, किसकी? मातृभूमि की दृष्टि, नज़र, एंड साउंड, और आवाज़ें, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। कहता वो उतनी ही खूबसूरत थी होगी, वो उतनी ही खूबसूरत होगी जिसका मैं इंग्लैंड में सपना देखा करता था। बेसिकली ये सारा जो है वो अपने को कब्र में रखकर बोल रहे हैं कि वो जहाँ पर मेरे को बरीड किया जाएगा, वहाँ पर ये सारा चीज़ जो है अवेलेबल होगा, और वो सारा चीज़ इंग्लैंड की होगी। ये इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग गाइज, एंड लाफ्टर एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड। और वो हंसी टिटोली जो मैंने अपने दोस्त से जो है सीखी है, एंड जेंटलनेस, और वो भद्रता, और वो कैरेक्टर, वो चरित्र जो मैंने दोस्त से ली है। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। इन हार्ट एट पीस, जिस दिल में मुझे सुकून मिला है, सुकून मिलता है, जिस दिल में मुझे सुकून मिलता है, ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन इंग्लैंड का है, अंडर एन इंग्लिश हेवन। उसी जो है मतलब स्वर्ग से मिला है, उसी इंग्लिश हेवन से मिला है, यानी वो डायरेक्टली जो है इंग्लैंड को कहना चाह रहे हैं, वही से मैं प्राप्त किया हूँ। और ये सारी खुशियाँ, ये तमाम चीज़ जो है इस कब्र में मैं फील करूँगा, है ना। और मुझे ऐसा फील होगा कि मैं अपने देश में ही मरा हूँ, मैं अपने देश में ही हूँ, मैं अपने देश में ही शहीद हुआ हूँ। और ये भूमि जो कि अदर का भूमि है, वो सदैव जो है एक अटूट अंग बन जाएगी, किसका? तो इंग्लैंड का। बड़ा ही खूबसूरत जो है ये पोएम जो है, और जिसके पोएट जो है आपका रूपर्ट ब्रूक हैं। आई होप कि आप लोग ये सेशन को एंजॉय किएगा इस, ठीक है। रेस्ट इसका ऑब्जेक्टिव एंड पीडीएफ जो है हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। और बाकी आपको कैसा लगा निश्चित ही आप कमेंट करेंगे, ठीक है। कहीं दिक्कत हो फिर भी आप कमेंट करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए।